व्यवस्था में रोजाना लाखों करोड़ों चीजें बनती हैं, बिकती हैं, लेकिन क्या हर चीज को एक ही तराजू में तौला जाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर कौन सी चीजें हमारी आर्थिक गिनती में आती हैं और कौन सी नहीं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो चीनी का पैकेट दिख रहा है, क्या ये एक अंतिम वस्तु या फाइनल गुड है? सोचने वाली बात है ना? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है, ये निर्भर करता है। जी हाँ, एक ही चीज इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी। सारा खेल इस बात का है कि उसका आखिरी इस्तेमाल मतलब एंड यूज क्या है, और यही एंड यूज का आइडिया आज की हमारी पूरी बातचीत की चाबी है। ठीक है, तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलो एक सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे गेहूं का एक दाना एक गर्मा गर्म ब्रेड तक पहुंचता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। किसान ने गेहूं उगाया, मिल वाले ने उसे आटे में बदला और फिर बेकर ने उस आटे से वो ब्रेड बनाई जो हम खरीदते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं उत्पादन सीमा या प्रोडक्शन बाउंड्री। इसको ना एक अनदेखी लाइन की तरह समझिए। जब तक कोई भी चीज़ इस लाइन के अंदर है, जैसे किसान का गेहूं या मिल का आटा, उसे एक इंटरमीडिएट गुड यानी मध्यवर्ती वस्तु माना जाता है। तो चलिए अब इस पहले और सबसे ज़रूरी फ़र्क को ज़रा कायदे से समझते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। और इसमें हमारी ब्रेड वाली कहानी बहुत काम आएगी। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इंटरमीडिएट गुड्स वो कच्चा माल है जो किसी और चीज को बनाने के काम आते हैं, मतलब वो इनपुट है। जैसे ब्रेड के लिए आटा। और फाइनल गुड्स वो तैयार माल है जो सीधे इस्तेमाल के लिए रेडी है, मतलब आउटपुट, जैसे वो ब्रेड जिसे हम खाते हैं। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं की जो मांग है वो डिराइव्ड होती है, मतलब आटे की मांग इस पर निर्भर करती है कि ब्रेड की मांग कितनी है, जबकि अंतिम वस्तुओं की मांग डायरेक्ट होती है। हमें भूख लगी, हमने सीधे ब्रेड खरीद ली। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सोचकर बताइए, एक पेन बनाने वाली कंपनी जो प्लास्टिक इस्तेमाल करती है, वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट या फाइनल? बिल्कुल सही, ये एक मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल पेन बनाने की प्रक्रिया में एक इनपुट की तरह हो रहा है। उसे वैसे का वैसा बेचा नहीं जा रहा, बल्कि उसकी शक्ल बदली जा रही है। अच्छा, अब एक और सवाल, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मान लीजिए एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री एक नई बुनाई मशीन खरीदती है। अब ये मशीन क्या है? ये एक अंतिम वस्तु है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि मशीन को प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं किया जाएगा और ना ही उसे दोबारा बेचा जाएगा। ये एक निवेश है, एक कैपिटल गुड है। और बस यहीं से हम अपने अगले वर्गीकरण पर पहुंचते हैं। तो हमने देखा कि फाइनल गुड्स या तो सीधे उपभोग के लिए होते हैं या फिर निवेश के लिए। और यहीं से 2 और कैटेगरी निकल कर आती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर गुड्स और पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो हैं जिन्हें हम आप जैसे लोग अपनी ज़रूरतों के लिए खरीदते हैं, जैसे खाना, कपड़े, फ़ोन। और कैपिटल गुड्स वो चीज़ें हैं जिन्हें कंपनियां और सामान बनाने के लिए खरीदती हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, औजार और फैक्ट्रियां। अब वो जो अंतिम उपयोग वाला प्रिंसिपल था ना, उसे सच में समझने के लिए एक ज़बरदस्त उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक घर में एक मिक्सर ग्राइंडर है। इस केस में ये एक कंज्यूमर गुड है। इसके इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए, घर का खाना बनाने के लिए हो रहा है। अब सोचिए कि सेम टू सेम वही मिक्सर ग्राइंडर एक रेस्टोरेंट के किचन में रखा है। चीज़ वही है, बस जगह बदल गई है। और बस ये अब एक कैपिटल गुड बन गया। क्यों? क्योंकि अब इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए, यानी दूसरी चीज़ें, रेस्टोरेंट के पकवान बनाने के लिए हो रहा है। ये उदाहरण एकदम साफ कर देता है कि किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन पूरी तरह से उसके एंड यूज पर टिका होता है। तो सवाल उठता है कि हम ये सब क्लासिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं? किसान, बेकर, मिक्सर ग्राइंडर, इन सब का क्या मतलब? मतलब है, और बहुत बड़ा मतलब है। ये सब मायने रखता है एक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की सही सही गिनती के लिए। और यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डबल काउंटिंग का खतरा।
अगर हम हर स्टेज पर बनी चीज को बस जोड़ते चले जाएं, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था की साइज को असल से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। चलो अपनी ब्रेड वाली कहानी पर वापस चलते हैं। अगर हम किसान के 100 रुपए के गेहूं, मिल के 200 रुपए के आटे और बेकर के 300 रुपए की ब्रेड को जोड़ दें तो टोटल आता है 600 रुपए। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये डबल काउंटिंग का एक क्लासिक केस है। असल में उस 300 रुपए की ब्रेड की कीमत में आटे और गेहूं की कीमत पहले से ही शामिल है। उन्हें अलग से जोड़ना तो एक ही चीज को बार बार गिनने जैसा हो गया। तो फिर सही आंकड़ा क्या है? वो है सिर्फ अंतिम वस्तु की कीमत, यानी 300 रुपए। जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही गिना जाता है, ताकि हमें अर्थव्यवस्था की एकदम सटीक तस्वीर मिल सके। तो इस पूरी बातचीत से क्या बातें हमें याद रखनी है? कुल 4 जरूरी बातें हैं। पहली, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन उसके एंड यूज पे निर्भर करता है। दूसरी, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन के लिए इनपुट होते हैं। तीसरी, फाइनल गुड्स या तो उपभोग के लिए होते हैं यानी निवेश के लिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, डबल काउंटिंग से बचने के लिए जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही जोड़ी जाती है। तो अगली बार जब भी कोई बाजार जाए और कुछ खरीदे, चाहे वो दूध का एक पैकेट हो या एक नई गाड़ी, तो एक पल रुककर ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक फाइनल गुड बनने से पहले इस चीज का सफर कैसा रहा होगा। और बस ये छोटा सा सवाल इकोनॉमिक्स को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देता है।